फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। देखिए, हम आज अपने इस वीडियो में कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और साथ ही में आप देख सकते हैं हम इसमें कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है, आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि इनके टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कंप्यूटर्स की जनरेशन की, जो कि आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे संबंधित सवाल अक्सर ही हमें आपका जो प्रश्न पत्र होता है, चाहे वो किसी भी उसमें हो जिसमें कंप्यूटर विषय आता हो, उसमें आपको देखने में मिल जाता है। तो देखिए, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो देखिए, सबसे पहले प्रथम पीढ़ी आपकी आती है, कौन सी है? वो है आपकी, देखिए यहाँ पे आपकी पीढ़ी है, फिर आपका हार्डवेयर, फिर सॉफ्टवेयर जो उसमें यूज़ हुआ, फिर विशेषताएं और फिर उदाहरण। तो देखिए, प्रथम पीढ़ी की बात कर लेते हैं, जो कि आपकी 1942 से 1955 तक की है। अब देखिएगा, प्रथम पीढ़ी 1942 से 1955 तक। तो देखिए, इसमें जो कंप्यूटर्स होते थे उनका जो हार्डवेयर होता था, तो उसकी बात हो रही है। देखिए, वैक्यूम ट्यूब का उनमें प्रयोग किया जाता था। किसका? वैक्यूम ट्यूब का। मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी का प्रयोग किया जाता था। ये दो चीज़ों का इसमें यूज़ किया जाता था। और इसमें जो सॉफ्टवेयर था वो क्या था? मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था। विशेषताएं बड़े आकार के होते थे, खर्चीले होते थे और सीमित अनुप्रयोग होते थे। इनका इस्तेमाल सीमित रूप पर ही हम कर सकते थे। और इनके जो उदाहरण है वो कौन से हैं? ENIAC, यानी कि ENIAC या एडवैक। ठीक है, एडवैक। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये आपकी किसकी फुल फॉर्म है? एडवैक की। ठीक है, आगे देखिएगा, दूसरी पीढ़ी 1955 से 1964 तक। इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग, मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर तकनीक का प्रयोग, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया जाता था। यानी इनमें ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया गया, मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया गया, ठीक है, तकनीक का प्रयोग किया गया, और मैग्नेटिक टेप का और मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया गया। मैग्नेटिक देखिए सबसे ज़्यादा इसमें ही है। अगला देखिएगा, इसमें असेंबली भाषा फोर्ट्रॉन और कोबल का प्रयोग किया गया। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में? सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर में। ये आकार में तुलनात्मक रूप से छोटे थे और संग्रह क्षमता व गति इनकी तुलनात्मक रूप से अधिक थी। अब इसके जो उदाहरण है वो है आपके IBM 141 या 1401, IBM 1620, यूनिएक 1108। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड जनरेशन आ गई, जो कि आपकी 1964 से 1975 तक की है। इसमें आपके IC का हमने प्रयोग किया था, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया था। इसमें जो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सरप्लस का प्रयोग किया गया था, OS का प्रयोग किया गया था। हाई लेवल लैंग्वेज बेसिक का प्रयोग किया गया था। बहुत छोटा आकार था इनका और ज़्यादा छोटा हो गया दोनों पीढ़ियों की तुलना में। डॉक्यूमेंटेशन तथा प्रोसेसिंग में अनुप्रयोग होता था। और इनके जो उदाहरण थे, IBM 360, 370 सीरीज़, हनीवेल 6000 सीरीज़। नेक्स्ट देखिएगा आप, चौथी पीढ़ी, जो कि आपकी 1975 से वर्तमान तक। तो देखिए, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि आपके इसमें VLSI इसका यूज़ होता था। ठीक है, ये सर्किट यूज़ होता था, VLSI। ठीक, इस तकनीक का प्रयोग करते थे माइक्रो प्रोसेसर, सेमीकंडक्टर पदार्थ की मेमोरी। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो सॉफ्टवेयर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कि GUI का प्रयोग किस में हुआ? चौथी पीढ़ी में हुआ। ठीक है, ये मैं आपको सबके एब्रीविएशन, सबकी शॉर्ट फॉर्म्स भी बता रही हूँ। फिर देखिए, इनकी विशेषताएं और तेज़ गति के हो गए और कम मूल्य भी हो गया इनका। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल है IBM PC और एप्पल PC। PC मीन्स पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट देखिएगा, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर। तो देखिए, इसमें क्या था? पांचवी पीढ़ी वर्तमान एवं उससे आगे। तो देखिए, बायोचिप और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का प्रयोग किया गया, बायोचिप और ULSI का। फिर देखिए, इंटरनेट तथा मल्टीमीडिया कृत्रिम बौद्धिकता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का इस्तेमाल, सॉफ्टवेयर, सभी हाई लेवल भाषाओं का प्रयोग, जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उन सब का यूज़, अत्यंत छोटे, तीव्र गति, उपयोग में आसान, बहुआयामी, ध्वनि, दृश्य व टेक्स्ट अनुप्रयोग, और सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर इसके जो आपके उदाहरण हैं। अब हम इसमें कंप्यूटर का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले है एप्लीकेशंस के आधार पर, यानी कि अनुप्रयोगों के आधार पर। पर्पस
के आधार पर या उद्देश्य के आधार पर और साइज के आधार पर यानी आकार के आधार पर, मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड ऑन, तो देखिए तीसरा है आपका ऑन द बेसिस ऑफ साइज। आगे हम स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 आपका अनुप्रयोगों के आधार पर कंप्यूटर्स के या कंप्यूटरों के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस। तो देखिए इसमें सबसे पहले है आपका डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा है आपका एनालॉग कंप्यूटर, तीसरा है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर, चौथा है प्रकाशीय कंप्यूटर और पांचवा है आपका क्वांटम कंप्यूटर। ये है आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। ये आप ध्यान रखिएगा, यानी कि 5 प्रकार हो गए, ठीक है, एप्लीकेशन के आधार पर। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिजिटल कंप्यूटर या डिजिटल आपके कंप्यूटर के बारे में। देखिए डिजिटल कंप्यूटर, डिजिट का अर्थ होता है अंक। डिजिट का अर्थ होता है क्या? अंक। डिजिटल कंप्यूटर अंकों की गणना करते हैं। ये कंप्यूटर डेटा और प्रोग्रामों को 0 तथा 1 में परिवर्तित कर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले आते हैं। डिजिटल कंप्यूटर में सभी निर्देश तथा आंकड़े बाइनरी डिजिट के रूप में सुरक्षित होते हैं। बाइनरी डिजिट मतलब देखिए 0 एंड 1, यही आपकी बाइनरी डिजिट्स कहलाती हैं। और देखिएगा ये आपका चित्र दिया गया है डिजिटल कंप्यूटर का, आप देख सकते हैं। अब देखिए दूसरा आता है आपका एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा? एनालॉग कंप्यूटर। तो देखिएगा एनालॉग कंप्यूटर में किसी भौतिक विधि या राशि को इलेक्ट्रॉनिक परिपथों की सहायता से विद्युत संकेतों में अनुरूपित किया जाता है। किसमें? आपके एनालॉग कंप्यूटर में किसी भौतिक विधि या राशि को इलेक्ट्रॉनिक परिपथों की सहायता से विद्युत संकेतों में अनुरूपित किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर सूचनाओं को भौतिक रूप में स्वीकार करता है, जैसे तापमान, दाब इत्यादि। एनालॉग कंप्यूटर में लगातार संकेत या सिग्नल्स के रूप में सूचनाएं मिलती रहती हैं, जिसे ये परिवर्तित करके आंकड़ों के रूप में प्रदर्शित करते हैं। स्पीडोमीटर, वोल्टमीटर, सनडायल, थर्मामीटर आदि या इत्यादि आपके एनालॉग के उदाहरण हैं। कौन कौन से? स्पीडोमीटर, वोल्टमीटर, सनडायल, थर्मामीटर आपके एनालॉग कंप्यूटर के आपके उदाहरण हैं। एनालॉग कंप्यूटर मतलब ये आपके एनालॉग के एग्जाम्पल्स हैं। और एनालॉग कंप्यूटर की मेमोरी कम होती है। कैसी होती है इसकी मेमोरी? कम। इन कंप्यूटर्स में 100% शुद्धता या एक्यूरेसी नहीं होती है। किसमें? आपके एनालॉग कंप्यूटर्स में। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आता है आपका, देखिए ये है आपका एनालॉग कंप्यूटर, आप देख सकते हैं ये आपका एनालॉग कंप्यूटर है। तो देखिए नेक्स्ट है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर का आप चित्र देख सकते हैं, ये दिया गया है इन्होंने, हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के गुणों का सम्मिलित रूप है। हाइब्रिड मतलब ये आपका एनालॉग कंप्यूटर प्लस डिजिटल कंप्यूटर दोनों के जो गुण होते हैं उनका सम्मिलित रूप है। इनका प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में, किसमें? चिकित्सा क्षेत्र में मुख्य रूप से होता है, जैसे कि ECG मशीन एक आपकी हाइब्रिड कंप्यूटर है, ठीक है। आगे देखिएगा, प्रकाशीय कंप्यूटर। कौन से कंप्यूटर? प्रकाशीय कंप्यूटर। तो देखिएगा ऐसे कंप्यूटर जो डिजिटल गणनाओं को संपादित करने हेतु दृश्य प्रकाश यानी विजिबल लाइट या अवरक्त बीमों यानी कि इंफ्रारेड बीम्स द्वारा उत्पन्न फोटोनों का प्रयोग करते हैं, प्रकाशीय कंप्यूटर कहलाते हैं। उल्लेखनीय है कि पारंपरिक कंप्यूटरों में गणनाओं हेतु इलेक्ट्रॉनों का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनों की तुलना में फोटोनों के प्रयोग से उच्च बैंडविड्थ हायर बैंडविड्थ प्राप्त करने में मदद मिलती है। इन्हें फोटोनिक कंप्यूटर यानी फोटोनिक कंप्यूटर भी कहते हैं। किनको? आपके प्रकाशीय कंप्यूटर को। और ऐसे कंप्यूटर जो डिजिटल गणनाओं को संपादित करने हेतु विजिबल लाइट या इंफ्रारेड बीम्स का प्रयोग करते हैं, है ना, और इनके द्वारा उत्पन्न फोटोनों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वांटम कंप्यूटर ये आपका 5वां टाइप है। एप्लीकेशंस के बेस पर जो हमारे 5 अभी हमने जाने हैं उसका ये 5वां टाइप है। तो देखिए क्वांटम यांत्रिकी या क्वांटम मैकेनिज्म पर आधारित कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर कहलाते हैं। क्वांटम व परंपरागत कंप्यूटरों दोनों में सूचनाओं को युग्मक अंकों या बाइनरी डिजिट्स या
बिट्स 1 0 के रूप में संग्रहित कूटबद्ध व उपयोग किया जाता है। एक सामान्य कंप्यूटर में प्रत्येक बिट एक स्विच होता है। एक सामान्य कंप्यूटर में प्रत्येक बिट एक स्विच होता है जो या तो ऑन होता है या ऑफ होता है। किसमें? सामान्य कंप्यूटर में। क्वांटम कंप्यूटर में ये स्विच ऑन या ऑफ तो होते ही हैं, साथ ही इनकी एक तीसरी अध्यारोपित स्थिति होती है जिसमें वे ऑन या ऑफ एक साथ हो सकते हैं। देखिए, जो सामान्य कंप्यूटर है उसमें क्या होगा, जो एक बिट होता है, प्रत्येक बिट एक स्विच होता है, ये या तो ऑन होगा या आपका ऑफ होगा। लेकिन जो आपके क्वांटम कंप्यूटर हैं इसमें ये स्विच ऑन भी हो सकते हैं, ऑफ भी हो सकते हैं, पर एक तीसरी कंडीशन भी होती है कि ये दोनों ही एक साथ ऑन भी हो सकते हैं और ऑफ भी हो सकते हैं। ठीक है, इस अतिरिक्त विशेषता के कारण ही क्वांटम बिट या क्यूबिट परंपरागत बिट की तुलना में अधिक सूचनाएं कूटबद्ध कर सकते हैं। बिट्स की क्षमता में वृद्धि के कारण ही क्वांटम कंप्यूटर अधिक तेज और अधिक शक्तिशाली साबित होते हैं। ठीक है, ये देखिएगा, ये आपका क्वांटम कंप्यूटर दिखा रहे हैं, है ना। ये आपका परंपरागत कंप्यूटर है, क्लासिकल कंप्यूटर ये शो करा है, और इसके बाद आप देख सकते हैं इधर की साइड उन्होंने क्वांटम कंप्यूटर को शो करा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से सब चित्र में दिखाया गया है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, है ना, ये देखिए आप, और इधर आप देख सकते हैं ये सब बनाए गए हैं इन्होंने। ठीक है, आगे देखिए, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर्स के प्रकार, यानी अब हम उद्देश्यों के आधार पर कंप्यूटर के जो आपके प्रकार हैं उनको पढ़ेंगे। तो देखिए, उद्देश्य के आधार पर जो आपके कंप्यूटर्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और दूसरा आपका होता है विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। तो देखिए, उद्देश्य के आधार पर मीन्स ऑन द टाइप ऑफ बेसिस और ऑन द टाइप ऑफ पर्पस, आई मीन टू से, आप देखिए जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड सेकेंड इज योर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। फर्स्ट इज जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड सेकेंड इज स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, यानी सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। तो देखिए, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर यानी जनरल पर्पस कंप्यूटर, इन कंप्यूटरों में सामान्य प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है, जैसे शब्द प्रक्रिया, वर्ड प्रोसेसिंग से पत्र या लेटर व दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, डेटाबेस बनाना आदि। इन कंप्यूटरों के सीपीयू की क्षमता बहुत सीमित होती है, जबकि जो आपके विशिष्ट प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, आप देख सकते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, इन कंप्यूटरों को विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है, विशेष कार्य के लिए, इसीलिए इनका नाम विशिष्ट आपके उद्देश्य कंप्यूटर या स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है, तथा इनके सीपीयू की क्षमता उसी के अनुरूप होती है। उदाहरण के लिए फिल्म उद्योग में फिल्म संपादन के लिए विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इनका प्रयोग इन क्षेत्रों में भी किया जाता है, किसमें? मौसम विज्ञान में, कृषि विज्ञान में, युद्ध एवं अंतरिक्ष विज्ञान में। ठीक है, यानी कि मौसम विज्ञान, कृषि विज्ञान, युद्ध में और अंतरिक्ष विज्ञान में भी आपके स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स का आपका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। अब जब हमारा तीसरा जो टाइप है वो है हमारा आकार के आधार पर, ठीक, कंप्यूटर के प्रकार। तो पहला है आपका, इसमें हम देखिए सबसे पहले 4 भागों में इसको हम बांटते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और आपका सुपर कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि माइक्रो कंप्यूटर क्या है, फिर मिनी कंप्यूटर, देन मेन फ्रेम और देन सुपर कंप्यूटर। तो आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। देखिए, आपका जो माइक्रो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं। इनका विकास 1970 के दशक में हुआ था। इन कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। किसका? माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। ये वजन में हल्के और सस्ते होते हैं। इन कंप्यूटरों का प्रयोग घरों में और छोटे व्यवसायों में किया जाता है। इन कंप्यूटरों को हम पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। और देखिए, पीसी को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं, या देखिए बांटा गया है पीसी को, देखिएगा ये आपके सब चित्र दिए गए हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, पाम टॉप कंप्यूटर। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और पाम टॉप कंप्यूटर। फिर है आपका नोटबुक कंप्यूटर और टैबलेट कंप्यूटर। ठीक है, ये आपके इसके टाइप्स हैं। ठीक है, चलिए
डेस्कटॉप कंप्यूटर तो आप जानते ही हैं, ये देखिए जो बन रहा है यही आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है। लैपटॉप आप ये भी जानते हैं, लैपटॉप किसे बोलते हैं हम लोग। और आप जो जिसको आप लैप पे रख करके काम कर सकें वो आपका लैपटॉप कंप्यूटर। पाम टॉप यानी कि हाथ पे रख के जिसे आप चला सकें, पाम टॉप। नोटबुक भी आप जानते हैं कंप्यूटर। और टैबलेट भी, इसमें कुछ नहीं बताना है, टैबलेट्स भी आजकल बहुत कॉमन है और टैबलेट्स का भी लोग खूब प्रयोग कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए या अपनी किसी भी अन्य कार्य के लिए। चलिए आगे देखते हैं मिनी कंप्यूटर। कौन सा? मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर आकार में बड़े होते हैं। कौन से? मिनी कंप्यूटर। देखिए नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा, मिनी और माइक्रो में। मिनी से ऐसा लग रहा है छोटा, लेकिन देखिए मैं आपको बता दूं माइक्रो का मतलब और ज़्यादा छोटा होता है। देखो आप इससे ध्यान रखो कि माइक्रोस्कोप से आप सूक्ष्म जीवों को देखते हैं ना, जो बिल्कुल आप नग्न आंखों से अपनी नहीं देख सकते, तो उससे आप याद रखिए कि माइक्रो मतलब सबसे छोटा, ठीक है। और उसमें आपके जो मैंने भी आपको टाइप्स बताए थे, पाम टॉप, लैपटॉप वगैरह, वो आएंगे। अब देखिए मिनी कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। तो ये आकार में बड़े होते हैं। मिनी कंप्यूटर एक बहुप्रयोक्ता यानी मल्टी यूज़र कंप्यूटर हैं जिसे सैकड़ों यानी बहुत सारे प्रयोक्ता एक साथ उपयोग कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर का प्रयोग पेरोल, अकाउंटिंग, वैज्ञानिक प्रयोगों आदि के लिए किया जाता है। ये देखिए ये आपका मिनी कंप्यूटर दिखाया है इन्होंने, ठीक है। आगे चलिएगा। देखिए आगे देखते हैं इसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन से? मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये कंप्यूटर बड़ी कंपनियों एवं ऑफिसों में सर्वर कंप्यूटर के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनकी कार्यक्षमता मिनी कंप्यूटर से बहुत अधिक होती है। इस कंप्यूटर पर एक साथ कई प्रयोक्ता यानी कई यूजर्स लॉग इन कर सकते हैं। इनकी मेमोरी बहुत अधिक होती है। इन कंप्यूटर्स में माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग क्लाइंट के तौर पर किया जाता है। इनमें माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग किस तौर पर किया जाता है? क्लाइंट के तौर पर किया जाता है। कुछ मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं IBM 4381, ICL 39 और CDC साइबर आदि। ये देखिए इसका चित्र है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर का, जो कि आपके बड़े बड़े ऑफिसेज में लगाए जाते हैं। आगे देखिए सुपर कंप्यूटर लगभग मेन फ्रेम कंप्यूटर के समान ही होते हैं। सुपर कंप्यूटर लगभग मेन फ्रेम कंप्यूटर के समान ही होते हैं, जो आकार में सबसे बड़े, तीव्र और बहुत अधिक महंगे होते हैं। इनका उपयोग मासिव यानी स्थूल आंकड़ों के प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग के लिए और बहुत ही जटिल समस्याओं के निदान के लिए किया जाता है। आजकल के सुपर कंप्यूटर इस्पात, ऊंची ऊंची अलमारियों जैसे लगने वाले, ये देखिए पहले सुपर कंप्यूटर के आपको चित्र दिखाए गए हैं, ये आपके सुपर कंप्यूटर है। देखिए आजकल के सुपर कंप्यूटर इस्पात, ऊंची ऊंची अलमारियों जैसे लगने वाले उच्च कोटि के कंप्यूटर का एक ऐसा सुसंबद्ध समूह होते हैं जिनमें कई माइक्रो प्रोसेसर्स एक साथ काम करते हुए किसी भी जटिलतम समस्या का तुरंत हल निकाल लेते हैं। किसी सुपर कंप्यूटर की ताकत का अंदाजा उसकी कार्य निष्पादन क्षमता यानी प्रोसेसिंग स्पीड से लगाया जाता है। यह देखा जाता है कि मशीन एक सेकंड में कितनी गणना कर सकती है। सुपर कंप्यूटर की कार्य निष्पादन क्षमता बताने के लिए फ्लॉप्स इकाई का प्रयोग होता है। किसका? फ्लॉप्स इकाई का प्रयोग होता है सुपर कंप्यूटर की कार्य निष्पादन क्षमता बताने के लिए। प्रति सेकंड अरबों खरबों गणनाएं कर देने वाले सुपर कंप्यूटर्स का उपयोग खासकर ऐसे क्षेत्र में किया जाता है जिनमें कुछ ही क्षणों में बड़े पैमाने पर गणनाएं करने की जरूरत पड़ती है। मसलन मौसम संबंधी अनुसंधान, नाभिकीय हथियारों, क्वांटम फिजिक्स और रासायनिक यौगिकों के अध्ययन आदि में सुपर कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। नवंबर 2024 में विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची जारी की गई। इस नवीनतम सूची में USA के सुपर कंप्यूटर E1 कैप्टन को विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया था। ठीक है, कौन सा? USA का E1 कैप्टन को विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया था। और ये नवंबर 2024 का आपका डेटा है। टॉप 5 सुपर कंप्यूटर्स की जो सूची जारी की गई थी उसके अनुसार इसकी अधिकतम संसाधन गति 1742 पेटाफ्लॉप्स पर सेकंड है।
दूसरे स्थान पर यूएसए का ही फ्रंटिया 1353 पेटाफ्लॉप्स पर सेकंड संसाधन गति धारित करता है। अब देखिएगा आगे इसमें आएंगी कंप्यूटर की संरचना। ये देखिए, ये हम आगे अपना बाद में अगली वीडियो में करेंगे। देखिए इसमें काफ़ी अच्छा आपका देख सकते हैं आप, ये मटेरियल दिया गया है। ये देखिए, तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ और उसके बाद अब हम अपना वीडियो जो लेकर आएंगे कंप्यूटर से संबंधित वो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा और ये जल्दी